Hello everyone, this is UPSC main series. So we were covering economics. UPSC economics मेंस कर रहे थे. हम पहली टॉपिक कर रहे थे अपनी इंडियन इकॉनमी, जिसमें हम GDPs वगैरह को मेंशन किया. उसमें हमने लास्ट वीडियोस में अपनी देखी कि हमारी किस तरीके से के शेप इकॉनमी बन गई, वी शेप इकॉनमी बन गई. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक मेजर और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. मान लो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, पहले तो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक में स्टेबल ग्रोथ हो, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो, सस्टेनेबल फिस्कल डिफिसिट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोज़गार बढ़े, एक्सटर्नल बैलेंस सही रहे. ये सब को मेंटेन करने को क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी क्यों नहीं हो पा रही है, तो आप उस पर वही बताएंगे कि क्यों नहीं हो पा रही है. क्योंकि रिसेंटली ग्लोबल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. पैंडमिक देख लो, वॉर देख लो, सप्लाई शॉर्टेज देख लो, इन्फ्लेशन देख लो. तो ये कहीं ना कहीं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या कर रही है? अनस्टेबल बना रही है. तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 से पॉली क्राइसिस ऑफ 2030 और नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज, इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉर्टेज साइमल्टेनियस कैटास्ट्रॉफी, ये आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं. फिर से मैं पढ़ रही हूँ. इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने 2023 में कहा कि पॉली क्राइसिस इन 2023 और नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज, इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉर्टेज साइमल्टेनियस कैटास्ट्रॉफी. तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने हाईलाइट किया है एक चीज़ कि पॉली क्राइसिस सिचुएशन, नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉर्टेज, ये एक से सब क्या हो रहा है? ये एक साथ हो रहा है, कैटास्ट्रॉफी बन रही है, ठीक है. पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आना. मान लो महंगाई भी आ गई, अभी देखो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फूड क्राइसिस बढ़ गए हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा, इनलेनो का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है. तो एक साथ ही आना, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या बन गई? साइमल्टेनियस कैटास्ट्रॉफी बन गई है. बहुत सारे रीज़न देखो, वेरियस इम्प्लीकेशन रीज़न देखो कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबल हो रही है, स्टेबल हो नहीं पा रही. तो सबसे पहले आप लिखेंगे शुभम चुप रहे, इसमें मुझे एनर्जी नहीं मिलती. शुभम चुप रहे, ठीक है, या सोनिया चुप रहे, इससे कुछ भी आप लिख दो, कोई भी नाम मेंशन कर सकते हो. चुप रहे तो इसमें मुझे एनर्जी नहीं मिलती, तो इससे क्या बनेगा? आपको सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है सबसे पहले. दूसरी क्या होती है आपको? सी से बनेगा क्राइसिस आ गई. तो कहाँ से रहेगा? जब सप्लाई नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी, तो माइक्रो इकोनॉमी तो अनस्टेबल होगी. क्राइसिस रहेगा तो अनस्टेबल होगी. फिस्कल इम्बैलेंस रहेगा, हमारा बैलेंस फिस्कल डेफिसिट नहीं रहेगा तो क्राइसिस आएगी. ई से बनेगा एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रहेगा, हम किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे. मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी तो अनस्टेबल होगा. अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है. कोविड या वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन हमारी क्या हो गई थी? डिस्टर्ब हो गई थी. ट्रेड वार देखो, ठीक है, US चाइना टैरिफ वॉर, रशिया यूक्रेन टैरिफ वॉर, सैंक्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है. तो क्या होता है? जैसे कोई को मान लो कोई देश ने कुछ कर दिया तो उस पर सैंक्शन लगा देते हैं कि भाई तुमसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो उससे पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ती है. तो अब जियोपॉलिटिकल रशिया सैंक्शन, ऑयल सैंक्शंस लग गई, तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? हमारा इंपोर्ट डिले होने लगा. हमारी इंपोर्ट डिले लगी तो हमारी जो रॉ मटेरियल्स है वो शॉर्टेज हो गए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारा बढ़ गया, इन्फ्लेशंस बढ़ गई भाई, ठीक है. तो ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है. तो आप एग्जांपल दे सकते हो. हम सेमी कंडक्टर शॉर्टेज जो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं वो हमारे सेक्टर पे और क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इफ़ेक्ट कर दिया काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्राइसिस बढ़ गई. अब क्राइसिस बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट, हम फूड नहीं मंगवा सकते हैं, फ्यूल नहीं मंगा सकते, फर्टिलाइज़र नहीं मंगा सकते, तो महंगाई तो फिर से बढ़ेगी, ठीक है. तो फूड हम कितना परसेंट मंगवाते हैं बाहर से? 60% तो एडिबल ऑयल मंगवाते हैं, फ्यूल 80% तो हम बाहर से तेल मंगवाते हैं, फर्टिलाइज़र 100% तो हम बाहर से फर्टिलाइज़र मंगाते हैं, ठीक है. तो हम सब इंपोर्ट पर डिपेंड हैं. हम पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमारी जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, जो कि अभी चल रही है, ठीक है. फिस्कल बर्डन जो है हम पे बढ़ जाएगा. अभी देखो जहाँ आपको क्या बोलते हैं 3000 में तो आपको सिलेंडर मिल रहा, जो हमको 1000 में मिल जाता था ब्लैक में,
ठीक है। उसी तरीके से आपको रशिया यूक्रेन तो बहुत पुराना हो गया, अभी नया चल रहा है ईरान इजराइल का वॉर। फिजिकल इम्बैलेंस हो गया, गवर्नमेंट को साइमल्टेनियस वेलफेयर स्पेंडिंग भी करना होता है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोट करना होता है। अब इसमें क्या होता है, सरकार को फिजिकल इम्बैलेंस प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वेलफेयर स्पेंडिंग, वेलफेयर पैराडॉक्स जैसे सब्सिडी, फ्री राशन, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाती है बैलेंस करना। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ इन इंडिया एनर्जी इंपोर्ट पर हाई, हम जो हैं वो हम इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल अभी हमने बताया वहाँ पे, तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारी जो है वो क्राइसिस में आ जाती है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है, ईरान एलपीजी डाल सकते हो, लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव हो जाती है, फूड इन्फ्लेशन, अभी खाना देखो जहाँ 5 रुपये में रोटी मिलती थी 7 में मिलती है, तो फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से जो पॉली क्राइसिस आ रही है उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, कैपिटल जो हमारी है वो आउटफ्लो हो गया, कैपिटल आउटफ्लो हो रही, करेंसी प्रेशर आ रही हम पे, ये सब इंक्रीज़ कर जाता है। फिर से बता रही हूँ, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, कैपिटल आउटफ्लो एंड करेंसी प्रेशर, ये सब इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। आपको फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, ये जो मेंशन किया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी इकोनॉमी से, रिस्की इकोनॉमी से मनी को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमारी रूपी जो होती है वो डिप्रिशिएशन में चली जाती है और इन्वेस्टमेंट प्रेशर आ जाता है, ठीक है। लेकिन सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, तो सबसे पहले आप दिखाओ, आप एक निमोनिक्स में लिख सकते हो, आईएएस बनने के लिए इसको डीडी न्यूज़ दिखाओ डेली। आईएएस बनने के लिए तो आई से इनोवेशन करो, इसको इंडिपेंडेंसी लाओ, दूसरे पर डिपेंड मत बनो, जैसे हम इंपोर्ट के लिए डिपेंड है। डी से बन जाएगा डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी दिखाओ, डोमेस्टिक रिसाइलेंस, ठीक है, डाइवर्सिटी, सब तरफ पैर फैलाओ। तो सरकार ने क्या किया उसके लिए, इनोवेशन आरएस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, तो हमें सरकार ने हमारी एम किया, अटल इनोवेशन मिशन, इसको क्या किया है सरकार ने, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देख लो कि टेक्नोलॉजी को हम क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी से ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये इनोवेशन चाहिए भाई ये सब के लिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी को खुद इंडिपेंडेंस बना सकें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया हमारी सरकार ने, क्या अटल इनोवेशन लेकर आई, इसने अटल इनोवेशन मिशन इकोसिस्टम को प्रमोट किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार कार्ड, डिजी लॉकर्स, इसको सरकार ने प्रमोट किया, स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, ताकि हम इस चीज़ों पे काम करें, हम इनोवेट कर सकें, हम दूसरे पर डिपेंडेंट इस चीज़ों के लिए नहीं रहें। दूसरी चीज़ है क्या कि सरकार ने, तो इनोवेशन क्या किया, इनोवेशन लेड द ग्रोथ इनहेंस लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक रिसाइलेंस, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इनोवेशन लेड ग्रोथ इनहेंस लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक रिसाइलेंस। उसके बाद इंडिपेंडेंसी में आप देख लो, इंडिपेंडेंट बॉडी जो जैसे इंडिपेंडेंसी में फिस्कल काउंसिल, फिस्कल फेडरलिज्म लेकर आई। फिस्कल काउंसिल क्या होती है, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो फिस्कल डिसिप्लिन मॉनिटर करे, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होती है कि सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेट करे, भाई जीएसटी कंपनसेशन हो गया, रेवेन्यू शेयरिंग हो गई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिलके काम करे। तो स्ट्रॉन्ग फिस्कल कोऑर्डिनेशन मेक एन मैक्रो स्टेबिलिटी बेटर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंडीशन रहा तो मैक्रो स्टेबिलिटी हमारी बेटर होगी। इसमें भी आपने देखा था
इसमें भी आपने देखा था कि इनोवेशन लेड ग्रोथ अगर होती है जैसे रिसर्च एंड डेवलप, तो वो क्या करती है, इन्हेंस करती है लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक रिसाइलेंस को। उसके बाद आप क्या सकते हैं, डिप्लोमेसी, यस, ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया का एक्सटर्नल शॉक रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे सरकार ने IPEF मतलब इंडियो पैसिफिक इंडियन फ्रेमवर्क, सप्लाई चेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी। IAGC के इंडियन ऑस्ट्रेलिया ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है। आपको आप ये बना सकते हो I2U2 इंडिया इजराइल UAE USA ग्रुपिंग, ये टेक्नोलॉजी पे, फूड कॉरिडोर पे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। SCRI सप्लाई चेन रिसाइलेंट इस इनिशिएटिव, चाइना डिपेंडेंसी रिड्यूस करना हमें सप्लाई चेन रिसाइलेंट इनिशिएटिव, ठीक है। IMAC इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये ट्रेड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर के दोस्त के साथ अच्छे से डिप्लोमेटिक रिश्ता बना के रखें ताकि हमारी मदद हो सके। डोमेस्टिक रिसाइलेंस, इंडिया को डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि कब कुछ भी हो सकता है भाई, हम कितना डिपेंड रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, मान लो गैस नहीं मिल रहा है तो सोलर, विंड, डिपेंडेंस इशू मतलब खुद जनरेट करें। PLI स्कीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सरकार हेल्प कर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दे रही है ताकि रोड बना सके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोर्ट, लॉजिस्टिक, ये सबको इम्प्रूव कर सके। इससे क्या होगा कि हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, हमारी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन से एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन, आप इंपोर्ट और ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफाई करें। अब जैसे ऑयल इंपोर्ट हम UAE से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, तो हम उस टाइम अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो हम UAE और कतर से ले लें, तो हम इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? सरकार ने क्या की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई तुम खुद इनोवेट करो इस चीज़ को और अपने देश में वो चीज़ शुरू करो। फिस्कल काउंसिल, एक इंडिपेंडेंस बॉडी बनाओ, सरकार के साथ मिल के काम करो ताकि कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सके। हम बाहर के स्ट्रैटेजी मतलब दोस्ती सही से रखें ताकि हम अपने स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें। हम ये सारी चीज़ें हैं कि तुम ध्यान दो, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आप कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि इन द एरा ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रिसाइलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी have become as important as growth self.